क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां पर लाइट्स बंद करने की इजाजत ही ना हो? 1917 में एक फैमिली ने रोड आइलैंड पर एक फार्म हाउस खरीदा। सोचा था नया घर, नई शुरुआत, लेकिन उनको एक सलाह दी गई, रात को लाइट्स बंद मत करना वरना वो जाग जाएगी। इस घर में बादशिवा शोमन नाम की एक चुड़ैल रहती थी जो अपने बच्चों की बलि दे चुकी थी और अब वो इस घर के हर सदस्य का खात्मा करना चाहती थी, डरा डरा कर। तो आज हम जानने वाले हैं उस सच्ची घटना का हर एक राज जिस पर बनी थी द कंजूरिंग मूवी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इसको रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना। तो जानते हैं कि आखिर उस फार्म हाउस पर रात को लाइट बंद करने के बाद क्या होता था। दिसंबर 1970 जब पेरेंट फैमिली ने रोड आइलैंड के पुराने अर्नोल्ड स्टेट में कदम रखा तो इस स्टेट के पुराने मालिक ने ये मकान उन्हें बेचते टाइम बस एक ही बात कही थी, फॉर सेक ऑफ योर फैमिली लीव द लाइट्स ऑन एट नाइट। मतलब अगर अपने परिवार से प्यार करते हो तो रात में लाइट बंद मत करना। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई ऐसी बात बोलेगा तो कोई क्यों इस तरीके का मकान खरीदेगा, लेकिन इन सब बातों पर उस फैमिली ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, पर वो धीरे धीरे ये भी समझ गए थे कि ये घर हॉन्टेड है, यहाँ पर कोई ना कोई तो है। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को ज़्यादा माइंड ही नहीं किया। मतलब वो ऐसा बिहेव कर रहे थे, ऐसा हाँ ठीक है भूत हैं तो हम क्या कर सकते हैं, घूमने दो उनको साथ में इसी घर में। उस फैमिली में 5 बेटियां थीं, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। पर अब जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे इस घर की वाइब्स बदलने लगीं। हर कोना डरावना सा बनने लगा। शायद इस घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी अब अपना असली रंग इनको दिखा रही थी। फैमिली फ्रेंडली घोस्ट वाला ये घर धीरे धीरे उस फैमिली के लिए डरावना बनता जा रहा था। रोज सुबह 5:15 बजे पेरेंट फैमिली के घर में कुछ ऐसा होता जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लाशों की सड़ी हुई बदबू पूरे घर में फैल जाती थी। रात के वक्त बच्चियों के बाल खींचे जाते थे, उन्हें मारा जाता था, उनके कंबल, बिस्तर, रजाइयां खींच दी जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उनका शिकार करने की कोशिश कर रही हो। उनके हाथ पकड़कर उनको घसीटा जाता था। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। घर में अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं, जैसे कि कोई बहुत दर्द में हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था ये तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि अब शुरू होने वाला था इस फैमिली के लिए एक डरावना नाइटमेयर। इस कहानी का, इस सच्ची घटना का वो पार्ट जिसने द कंज्यूरिंग को द कंज्यूरिंग बनाया। एंड्रिया पेरोन, इस घर की सबसे बड़ी बेटी, जो अब और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। आज भी वो उस एंटिटी के बारे में बात करने से, उसकी डिटेल्स के बारे में बात करने से डरती हैं। उनका कहना था कि उस समय उस घर में एक बहुत बुरी आत्मा थी जिसकी नजर थी 5 मासूम बच्चियों पर। ये वो आत्मा थी जिसका नाम पूरी दुनिया अब जानती है, और उस चुड़ैल का, उस आत्मा का नाम था जो इनका जीना हराम करने वाली थी, बाथशीबा। द कंजूरिंग फिल्म की वो आत्मा बाथशीबा शर्मन कोई काल्पनिक भूत नहीं थी, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी और उसके नाम से आज भी लोग कांपते हैं। बाथशीबा का जन्म हुआ था 1818 में और उसने एक अमीर किसान जटसन शर्मन से शादी की थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था हर्बर्ट। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक दिन पड़ोसी का एक बच्चा गायब हो जाता है। अब चूंकि बाथशीबा जो थी वो बहुत ही अमीर घराने से थी, काम धंधा उसके पास कुछ था नहीं, तो वो अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती कूदती थी, टाइम पास कर लेती थी। तो पड़ोस का वो जो गायब बच्चा था वो आखिरी बाथशीबा के पास ही खेलने गया था, और उसके बाद जब उसकी बॉडी मिली तो वो रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। उसके सिर में किसी नुकीली बारीक चीज से छेद किया गया था, जैसे कि किसी ने उस खोपड़ी में सुई डाल दी हो, जो बड़ा दर्दनाक तरीका था। अब पूरे गांव वालों का शक उसी औरत पर था, तो सब मिलकर उसको कोर्ट ले गए। उसके ऊपर केस किया गया, लेकिन उस टाइम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था नहीं, विज्ञान इतना डेवलप था नहीं, तो बाथशीबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है वो निर्दोष हो, शायद इसलिए कोई सबूत ना मिला हो। लेकिन निर्दोष साबित होने के बावजूद भी पूरे गांव वाले उस औरत से दुश्मनी रखने लगे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि ये जो बच्चे के साथ कांड हुआ है ना, ये इसी ने किया है। जब उसका खुद का बेटा पैदा हुआ था हर्बर्ट, तो उनकी फैमिली में बड़ी खुशियां आ गई थीं। लेकिन एक दिन उसके पति ने काम से आते टाइम खिड़की में से देखा तो बाथशीबा अपने बच्चे को चूल्हे के सामने रखकर उसकी बजी दे देती है। ये नजारा देख के तो पति की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसकी बीवी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, या तो वो डीमन के कब्जे में है, क्योंकि पुराने जमाने में यही सब बातें सोची जाती थी। उसने अपने ही बच्चे को चूल्हे में फेंक दिया। ये सब देखने के बाद उसके पति का हो गया पारा हाई।
लेकिन बाशिबा ने उसे कुछ करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि तुरंत बाद बाशिबा बाहर आई और उसके घर के बाहर लगे पेड़ के ऊपर चढ़ गई और सबको श्राप दे डाला कि मेरी इस जमीन पर जो भी रहेगा उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। और उसके बाद उसने उस पेड़ में रस्सी डाली एंड बस खत्म कर लिया खुद को। कहते हैं कि उसका ये श्राप आज भी जिंदा है। उस घर में जो भी रहने आता है वो परेशान होने लगता है, क्योंकि उसकी मौत के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई और भयानक कहानी का जन्म हो गया। जब बाशिबा के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि उसका एक नहीं बल्कि टोटल 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। और बाशिबा और उसकी फैमिली ने एनॉल्ड स्टेट नाम की इसी जगह पर अपने आखिरी दिन बिताए थे। यही वो जगह थी और यही वो फार्म हाउस था जहां पर बाशिबा अपनी फैमिली के साथ रहती थी, और यहीं पर एक पेड़ लगा था जिससे लटक कर बाशिबा ऊपर चली गई थी। लेकिन इस कहानी का ये तो एक बहुत सिंपल पहलू है जो मूवीज में भी दिखाया जाता है और ज्यादातर आर्टिकल्स में यही चीज मेंशन की जाती है। लेकिन इसका एक और पहलू भी हो सकता है। बाशिबा अपने समय की एक आम महिला थी। वो पड़ोस के बच्चों की देखभाल करती थी, उनके साथ खेलती कूदती थी। लेकिन जब एक दिन एक बच्चा रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गया, तब पूरी शक की सुई उसी की तरफ आ गई। हालांकि कोई सबूत ना मिलने पर कोई मुकदमा नहीं चला, लेकिन समाज ने उसको दोषी मान लिया और इल्जाम लगा दिया उस पर एक हत्या का और जादू टोनी का। उसे कोर्ट ने तो बरी कर दिया, लेकिन समाज ने उसे चुड़ैल साबित कर दिया। अधिकतर लोग उसके ऊपर बिना सोचे समझे ही इल्जाम लगाने लग गए, क्योंकि एक समय पर वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जवान थी और बहुत ज्यादा पैसे वाली थी। आसपास की उसके पड़ोस की औरतें उससे जलती थीं, मर्द उसे समझ नहीं पाते थे। और जैसे ही एक ट्रेजेडी हुई, उसके ऊपर बिच का ठप्पा लगाने के लिए सबसे पहले यही लोग आगे आए। वो एक प्राइवेट एस्टेट में एक रॉयल जिंदगी जी रही थी, लेकिन आम लोगों ने उसे समाज से बाहर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और शायद इसी बदनाम इतिहास की वजह से, इसी झूठे इल्जाम की वजह से आज भी उसकी आत्मा चैन से नहीं सो पाती, और इसीलिए वो उस एस्टेट में आने वाले हर इंसान को परेशान करती है। लेकिन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि भाई, इस चुड़ैल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, साल 1812 के बारे में तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? तो ये सब कुछ मुझे पता चला एक किताब से जो लिखी थी एंड्रिया पेरोन ने। उन 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन, जो खुद इस घर में रहकर आई थी, और इस चुड़ैल के साथ जो एनकाउंटर हुआ था, जो एग्जॉर्सिज्म इस घर में हुआ था, वो सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। एंड्रिया ने अपनी जो किताब लिखी थी ना, उसका ज्यादातर हिस्सा इसी आत्मा को और उसके इतिहास को डेडिकेट किया गया था। इस किताब में एक पॉइंट लिखा था कि बाशिबा को सबसे ज्यादा दर्द हुआ था उन झूठे इल्जामों से जो उसके ऊपर लगाए गए थे। वो अकेली थी, बदनाम थी और अंदर से टूट चुकी थी। साथ ही एंड्रिया ने एक चीज मेंशन की कि बाशिबा की जो आत्मा थी वो उसकी माँ कैरोलिन से बहुत नफरत करती थी। बाशिबा एंड्रिया की माँ को अपना कंपटीशन मानती थी। वो चाहती थी कि उस फार्म हाउस पर केवल एक ही औरत रहे, और वो थी बाशिबा। और इसीलिए बाशिबा कैरोलिन को बहुत ज्यादा परेशान करती थी और उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। और जब इस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गईं, तब एंट्री होती है उस सदी के सबसे महान पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अभी भी तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि जब मकान बेचते टाइम ये कहा गया था कि इस जगह की लाइट बंद मत करना वरना वो जाग जाएगी, तब भी पेरेंट फैमिली ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि उनको ये फार्म हाउस मिट्टी के दामों पर मिला था, जहां जिस कीमत पर उनको एक कमरे का मकान तक नहीं मिलता ना, वहां पर उनको पूरा का पूरा एक रियल एस्टेट का एम्पायर ही मिल गया। एक बड़ा सा मकान, एक लॉन, बड़ा सा गार्डन। तो भाई, इतनी बढ़िया डील को कौन छोड़ना चाहेगा? और इसी डील का इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा।